Good morning, class 8. Now, beta, open your science book, lesson 10, page number 101. The lesson is friction. बेटा प्रीवियस चैप्टर में भी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपने स्टडी किया है, ठीक? इसी 9th चैप्टर में यहां पर केवल फ्रिक्शन के बारे में आपको स्टडी करना है। देखिए, फ्रिक्शन क्या है ये बताया गया है, फिर बता रही हूं। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना चाहता है, उसका अपोज करता है एक फोर्स, वही फोर्स फ्रिक्शन है, ठीक है? अब देखिए, एग्जाम्पल देखिए। बॉल आपने जमीन पर लुढ़का दी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो बॉल जो है वो मूव करती रहेगी। वो बॉल एक टाइम पे रुक जाएगी। क्यों रुकी? किसी ने उसके मोशन का अपोज किया। तो किसने अपोज किया भाई? तो ग्राउंड ने किया। कैसे किया? फ्रिक्शनल फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, ठीक है? तो उस फ्रिक्शन फोर्स ने क्या किया? बॉल के मूवमेंट को क्यों रोका? क्योंकि जिधर मूवमेंट होता है ठीक उसके अपोजिट साइड ये फोर्स काम करता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए वो बॉल को रोक देगा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, नॉट ओनली बॉल। और एग्जाम्पल देखिए जो आपकी बुक में दिया है। ये एक हेवी बॉक्स है, ठीक है? और आप इसको मूव कराना चाह रहे हो, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो। आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये बॉक्स जो है वो आसानी से मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है? क्यों नहीं मूव कर रहा है भाई? क्योंकि कोई ऐसा फोर्स है जो आपके द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स का अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है उसका। अब मान लीजिए आपने और कस के दम लगाया। जो जब कस के दम लगाया आपने, आपका फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तब ये बॉक्स जो है अपनी पोजीशन छोड़ करके वहां से मूवमेंट करेगा, ठीक है? जब आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, तब ये बॉक्स मूव करेगा। तो क्या कंक्लूजन निकला? फिर से सुनिएगा। जब भी कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसी भी सरफेस पे किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके मूव करने के डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो मोशन का अपोज करता है। इसीलिए यदि किसी बॉल को मैंने जमीन पे रोल करवाया, वो थोड़ी देर के बाद वो बॉल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है? यदि कोई हेवी बॉक्स रखा है, उस बॉक्स को मैं मूव कराना चाहूं, हेवी है, मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेरे द्वारा अप्लाइड फोर्स का कोई दूसरा फोर्स अपोज कर रहा है। अब यदि मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तो बॉक्स जो है वो मूव करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि मेरे द्वारा अप्लाइड फोर्स जो है वो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया, तब ये हेवी बॉक्स मूव करेगा और इसकी पोजीशन चेंज होगी। ओके, अब बेटा
बताया गया है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स को या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं। तो पहली बात तो देखिए, एक्चुअली ये फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगता है। जैसे मान लीजिए किसी सरफेस पर और किसी दूसरी चीज को, जैसे बॉक्स को ही हम मूव करा रहे थे, आपकी समझ से ऐसे आप देखेंगे तो कहेंगे कि जो जमीन है वो भी स्मूथ है और जो बॉक्स का सरफेस है वो भी स्मूथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया जाए तो दोनों ही सरफेस स्मूथ नहीं मिलेगा आपको, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज मिलती हैं। वो इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, इसीलिए बॉक्स उस सरफेस पे मूव नहीं कर रहा है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव नहीं कर रहा, दूसरे सरफेस पे मूव नहीं कर रहा। यदि वेट बढ़ता है तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। क्यों? देखिए फैक्टर है, वेट जो है वो फैक्टर है। वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं वो बहुत टाइटली इंटरलॉक्ड हो जाएंगी प्रेशर के कारण। भाई वेट बढ़ेगा तो प्रेशर नीचे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो जो मतलब ग्राउंड पे यदि बॉक्स रखा है तो ग्राउंड का सरफेस और बॉक्स का सरफेस, इन दोनों की इरेगुलरिटीज जो है वो इतनी टाइटली लॉक्ड हो जाएंगी कि हेवी चीज को मूव कराना मुश्किल होगा, ठीक है। दैट मीन्स वेट ज्यादा होने पर फ्रिक्शन का फोर्स या फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाता है। और एक फैक्टर तो है, और एक फैक्टर इसके पहले भी कंक्लूजन निकला कि सरफेस जितना ही ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यदि सरफेस स्मूथ है फ्रिक्शन कम होगा। ऐसे ही वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, वेट कम है तो फ्रिक्शन कम होगा। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब महसूस होगा जब कोई चीज बिल्कुल रेस्ट पर है, ऑन रेस्ट है, स्थिर है, रुकी हुई है, और उसको आप फोर्स दे करके जस्ट मूव कराना स्टार्ट कर रहे हो और वो मूव करने का अपोज कर रही है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। यदि इसका मेजरमेंट करना चाहो तो जानते हो कैसे करोगे? जितना फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा उस चीज को मूव कराने में, जितना फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा उतना ही फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, क्योंकि ये अपोज कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मूवमेंट का अपोज कर रहा है, तो बॉडी मूव नहीं कर रही है। और बॉडी तभी मूव करना स्टार्ट करेगी जब आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स इसके इक्वल हो जाए और इससे बढ़ना भी शुरू हो जाए, ठीक है। इक्वल होने पर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया है द स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट। किसी भी बॉडी को रेस्ट से मूवमेंट कराने के लिए जितना फोर्स आपको लगाना पड़ता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है, यानी उसको ऐसे ही मेजर आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो, या ऐसा फोर्स समझ लो है जो अपोज करता है बॉडी के मूवमेंट का, उस बॉडी के मूवमेंट का जो बॉडी रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है, और मूव करना स्टार्ट करने वाली है। जस्ट उसने मूव करना स्टार्ट किया है उस समय जो फोर्स लगता है वो स्टैटिक मतलब क्या? स्थिर। तो जब कोई वस्तु स्थिर है, रेस्ट में है, ठीक है, और जस्ट स्टार्ट किया उसने, रेस्ट से मूवमेंट करना स्टार्ट किया, रेस्टिंग पोजीशन से मूविंग पोजीशन पर वो आ रहा है ऑब्जेक्ट,
ठीक है, वो ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ रहा है, उस समय जो फोर्स अपोज करता है मूवमेंट का, वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पर स्लाइड करे, ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब जैसे ग्राउंड पर आप बॉक्स को स्लाइड करा रहे हो, तो जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन, जब किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, ठीक है, तो उस समय जो अपोजिंग फोर्स लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन है। इसीलिए देखो लगेज वगैरह में हम लोग व्हील लगाते हैं, क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का कह सकते हो मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है, और कहना चाहिए दोनों से कम होता है। दोनों से मतलब किससे किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद नंबर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए लगेज में व्हील लगाया जाता है ताकि आसानी से लगेज को यहां से वहां किया जा सके, ठीक है बेटा। अब है डेली लाइफ की बात की जा रही है। फ्रिक्शन हर जगह है, फ्रिक्शनल फोर्स हर जगह है, लेकिन इसको हर जगह कम किया जाए यह उचित नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन एडवांटेजियस भी है और कहीं कहीं इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है पहले देखा जाए भाई। फ्रिक्शन का एडवांटेज ये है कि किसी भी चीज को हम फोर्स लगा के रोक लेते हैं। यदि फ्रिक्शनल फोर्स न रहे तो किसी चीज को रोकना असंभव हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स न रहे आपके जूते और ग्राउंड के बीच या आपके पैरों और ग्राउंड के बीच, तो आप चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स न रहे तो आप पेपर पे लिख नहीं पाएंगे। आपके पेन या पेंसिल के निब और पेपर के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उस कारण आपकी पेंसिल या पेन जो है वो टिक पाती है पेपर पे, नहीं तो फिसल जाएगी, पेपर पे आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण आप जो मैच बॉक्स होता है, माचिस, उसकी स्टिक, उसकी तीली को रगड़ करके आप जो है इसी फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट उत्पन्न होती है और तीली जलती है, ठीक है। और कोई भी चीज चल नहीं पाएगी तो स्लिप कर जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा तो ये कार है, बस है, सबका पहिया स्लिप कर जाएगा। और एक काम और करते हैं हम लोग, व्हीकल्स के पहियों को रफ बनाया जाता है, डिजाइन देके उसको रफ कर दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन और बढ़े, नहीं तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नेल्स एंड स्क्रूज के बारे में भी दिया है, किसी भी चीज को ये भी नहीं होल्ड कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो ये तो एडवांटेजेस थे, लेकिन डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे फ्रिक्शन के कारण हीट उत्पन्न होगी। एक जनरल एग्जांपल है, ये दोनों हाथ आप लीजिए, जाड़े का दिन है, आपको ठंडी लगती तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। देखिए ऐसे से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। जब फ्रिक्शन हो रहा है तो हाथ आपका गर्म हो जा रहा है। तो वैसे ही जब कोई मशीन चलती है, किसी भी पार्ट में फ्रिक्शन होता है तो गर्मी उत्पन्न होती है, हीट होता है। अब जब हीट होता है तो भाई कुछ तो फ्यूल का वेस्टेज तो होगा ही, एनर्जी का, फ्यूल का वेस्टेज होगा।
यही नहीं, यदि बहुत गड़बड़ है मशीन वगैरह, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हुआ, आपने लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं किया तो आग भी लग सकती है। ठीक है, मशीनरी पार्ट्स जो हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही खराब होते हैं। यही नहीं, जंगलों में जो आग लगती है वो पेड़ों की शाखाओं के बीच जो रगड़ होती है, फ्रिक्शन होता है, उस वजह से आग लग जाती है, हीट उत्पन्न होता है और आग लग जाती है। फ्रिक्शन के कारण ही मशीन में बहुत ज्यादा आवाज होती है। देखते हो ना, जब किसी मशीन में बहुत ज्यादा आवाज होने लगी तो लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं कि आवाज कम हो जाए उसकी। तो इस तरह से बेटा कहीं भी जो फ्रिक्शन हो रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो आपने देखा कि उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूं, यदि आप घर में चप्पल जो यूज कर रहे हो, यदि उसका सोल चिकना हो जाता है तो आप फिसलने लगते हो, थोड़ा भी पानी रहेगा आप फिसल जाओगे। रीजन, चिकना हो गया, स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया, ग्रिप नहीं बनी, जमीन पर चप्पल की ग्रिप नहीं बनी। तो कहीं कहीं पे हम लोग को जानबूझ के फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। टायर यदि घिस जाएंगे व्हीकल्स के तो भी यही काम होगा, गाड़ी फिसल जाएगी। इसलिए तुम देखते हो टायर में इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, जूते चप्पलों में बनाए जाते हैं कि जमीन से, ग्राउंड से उनकी ग्रिप बनी रहे और वो फिसले ना। इवन यदि बहुत चिकनी कहीं जमीन हो गई है बरसात के दिनों में तो लोग वहां पे बालू या छोटे छोटे कंकड़ वंकड़ बिखेर देते हैं ताकि कोई फिसले ना वहां पे। जो जिम्नास्ट होते हैं वो लोग कुछ रूखी चीज अपने हाथ में ऐसे लगा लेते हैं कि उनके हाथ की ग्रिप बनी रहे, किसी चीज को पकड़े तो फिसल न जाए वो चीज। ठीक है बेटा, तो ये तो था कैसे इंक्रीज करेंगे, अब फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे, बहुत जनरल बात है, वो सब आप जानते हो। लुब्रिकेंट्स का यूज करते हो आप लोग, किसी भी मशीन का इंजन है, ठीक है, तो लुब्रिकेंट जैसे इंजन ऑयल के रूप में आता है, तो हर जगह यूज होता है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, कोई भी किसी भी व्हीकल के इंजन का पार्ट है, इंजन है, उसमें हम लोग इंजन ऑयल का यूज करते हैं जो कि एक लुब्रिकेंट है। ऐसे ही बाइसिकल की चेन है, उसको चिकना करने के लिए ग्रीस लगा दिया जाता है, वही स्मूथ करने से मतलब है। और भी तरीके हैं, जैसे बॉल बेरिंग के बारे में बताए हैं कि बॉल बेरिंग में छोटे छोटे स्टील के बॉल्स होते हैं स्टील सरफेस के बीच में, और इन बॉल्स के कारण स्टील सरफेस जो है वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट कर लेता है। एक बहुत ही जनरल वेल नोन एग्जाम्पल है, आप देखते हो ना कि कभी वो कैरम प्लेयर्स जो हैं कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़क लेते हैं, क्यों? ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और आसानी से आपका जो स्ट्राइकर है वो बोर्ड पर मूव कर सके। ठीक है, अब फ्लूइड फ्रिक्शन है, तो भाई कोई भी चीज फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, फ्लूइड में कोई चीज यदि आगे बढ़ रही है तो फ्लूइड भी अपोज करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जिस भी चीज को पानी में तैरना है या फिर हवा में ही तैरना है तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। देखिए, गैस और लिक्विड दोनों का बिहेवियर लिक्विड की तरह ही होगा, गैस का भी। ठीक है, तो गैस मीन्स क्या? एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है। तो चिड़िया उड़ती हैं, इसमें आप देखते हो ये पक्षी उड़ते हैं, पानी में वही पक्षी भी हैं, पानी में आपके उसको भी व्हीकल को भी चलना है, हवा में भी व्हीकल को चलना है। तो जितने भी हवा या पानी में चलने वाली चीजें हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, मैन मेड या फिर नेचुरल हो, जैसे बर्ड्स वगैरह हैं, फ्रॉग वगैरह हैं, तो इन सब की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। मैन मेड भी सारी चीजें स्ट्रीमलाइंड होती हैं। स्ट्रीमलाइंड मीन्स बीच में चौड़ा और आगे और पीछे सकरा। ठीक है, ये क्यों होता है?
तो इससे ये फायदा होता है कि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है इससे, और ये चीजें आसानी से हवा में चलने वाली चीजें हवा में, पानी में चलने वाली चीजें पानी में मूव कर पाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत इजी लेसन ये है, आप रीडिंग भी करिएगा लेसन की, और जो समझाया है वीडियो सुनिएगा 2 बार 3 बार 4 बार, और क्वेश्चन आंसर गया है इसको तैयार करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।